नमस्कार। पी एकेडमी के YouTube चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे लागू तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था, परंतु इसे स्वीकृत 26 नवंबर 1949 को ही कर लिया गया था। भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा, इसकी मांग बहुत पहले से ही शुरू कर दी गई थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम सन 1895 में तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सन 1922 में मांग की थी कि भारत का संविधान स्वयं भारतीयों द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। सन 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन की मांग की। इस प्रकार लगातार भारतीयों द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की जाती रही, लेकिन अंग्रेजों द्वारा इसे हर बार ठुकरा दिया जाता था। सन 1939 में कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि स्वतंत्र देश के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा ही एकमात्र उपाय है, और अंततः 1940 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। सन 1945 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत में एक संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत, चीफ कमिश्नर प्रांत और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को मिलाकर कुल 389 सदस्य थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में सिर्फ 207 लोग ही उपस्थित हुए, क्योंकि देशी रियासतों द्वारा तथा पाकिस्तान बनाने की मांग को लेकर मुस्लिम लीग द्वारा बैठक का बहिष्कार किया गया। इस बैठक के 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, और वे संविधान निर्माण का कार्य पूरा होने तक इस पद पर बने रहे। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनका संविधान का संपूर्ण प्रारूप तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, और प्रारूप समिति की बैठकें 114 दिनों तक चलीं। संविधान निर्माण के कार्य पर कुल 63,96,729 रुपये का खर्च आया। जब संविधान बनकर तैयार हो गया, तब उस पर कुल 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया। भारतीय संविधान में अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जो उसे अन्य देश के संविधान से अलग बनाती हैं। पहली विशेषता है सर्वाधिक व्यापक संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। जब संविधान बनकर तैयार हुआ, तब संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, जो 22 भागों में विभक्त थीं। भारतीय संविधान के अत्यधिक व्यापक होने का कारण यह है कि भारत शासन अधिनियम 1935 से बहुत बड़ा हिस्सा संविधान में ज्यों का त्यों या थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ अपना लिया गया। संविधान निर्माता चाहते थे कि भारत का एक बेहतरीन संविधान हो, इसलिए उन्होंने विश्व के लगभग सभी देशों के संविधान का अध्ययन किया और उन सभी देशों के संविधान की अनेक विशेषताओं को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल संविधान में समाविष्ट करने का प्रयास किया। साथ ही संविधान निर्माता नहीं चाहते थे कि भविष्य में किसी प्रकार का संशय या विवाद उत्पन्न हो, इसलिए संविधान में सारी बातें बहुत विस्तार से लिखी गईं। आज संविधान में 450 से ज़्यादा अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, जो कुल 25 भागों में विभक्त हैं। लिखित एवं निर्मित संविधान। संविधान लिखित और अलिखित दोनों होते हैं। जैसे अमेरिका का संविधान लिखित संविधान का उदाहरण है, जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान का उदाहरण है, जो मुख्य रूप से परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित है। भारत का संविधान भी एक लिखित और निर्मित संविधान है। लिखित होने के बावजूद भी भारतीय संविधान में प्रथाओं और परंपराओं की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। कठोर और लचीला संविधान।
संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर किसी संविधान को कठोर या लचीला कहा जाता है। कठोर संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसमें संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, जबकि लचीला संविधान वह होता है जिसमें संशोधन आसानी से किया जा सके। भारत का संविधान न तो कठोर है न ही लचीला, यहाँ बीच का मार्ग अपनाया गया है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माता यह नहीं चाहते थे कि संविधान इतना कठोर हो कि बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन न किया जा सके, और न ही इतना लचीला हो कि सत्तारूढ़ दल जब चाहे अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तन कर ले। भारत के संविधान में कुछ विषयों पर साधारण प्रक्रिया द्वारा भी संशोधन किया जा सकता है, जबकि कुछ विषय ऐसे हैं जिनके लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसका तात्पर्य यह है कि भारत पर अब आंतरिक और बाह्य सत्ता का कोई नियंत्रण नहीं है। भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें प्रभुसत्ता जनता में निहित होगी तथा जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन व्यवस्था का संचालन किया जाएगा। संविधान द्वारा भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया है, अर्थात भारत में कोई वंशानुगत शासक नहीं होगा तथा राज्य का अध्यक्ष निश्चित अवधि के लिए चुना जाएगा। समाजवादी राज्य। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। समाजवाद को वैसे तो परिभाषित करना कठिन है, क्योंकि लोग अपने अनुसार इसकी अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं। समाजवाद की अवधारणा मुख्य रूप से समाज में समानता लाने और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी प्रकार के शोषण से मुक्त समाज के निर्माण पर आधारित है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द भी जोड़ा गया, जिसका तात्पर्य है कि भारत का अपना कोई राजधर्म नहीं होगा। देश में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों को देश में समान संरक्षण और समर्थन मिलेगा। इसके अतिरिक्त सरकार सभी धर्मों के साथ बिना कोई भेदभाव किए उन्हें एक समान अवसर उपलब्ध कराएगी। एकात्मकता और संघात्मकता का मिश्रण। एकात्मक शासन प्रणाली वह होती है जिसमें सारी शक्तियां एक केंद्र सरकार में निहित होती है, जबकि संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियां केंद्र और राज्य में बटी होती हैं। भारत का संविधान न तो पूरी तरह से संघात्मक है न ही एकात्मक है, बल्कि इसमें एकात्मकता और संघात्मकता दोनों का मिश्रण है। भारतीय संविधान में संघात्मक शासन की विशेषताएं जैसे संविधान की कठोरता, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका और संविधान की सर्वोच्चता आदि पाए जाने के बावजूद भी इसका झुकाव एकात्मक की ओर अधिक है। संसदीय शासन प्रणाली। संविधान निर्माता भारत में पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। संसदीय सरकार की विशेषता यह होती है कि इसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाए जाने का प्रमुख कारण यह था कि हम इस व्यवस्था से भली भांति परिचित थे, और दूसरा कारण यह था कि इस व्यवस्था में उत्तरदायित्व और स्थायित्व दोनों पाए जाते हैं। एकल नागरिकता। भारत का संविधान देश के प्रत्येक व्यक्ति को एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के किसी भी राज्य में रहने वाला व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक कहा जाएगा। भारत का कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ अन्य राज्य का निवासी होने के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। इसके अलावा भारत में किसी भी व्यक्ति को देश के किसी भी हिस्से में जाने, कुछ स्थानों को छोड़कर और भारत की सीमा के भीतर कहीं भी रहने का अधिकार है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत का संविधान एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। भारत में सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है,
जिसे भारत के सभी न्यायालयों पर अधिकार प्राप्त है। इसके बाद उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अन्य निम्न न्यायालय का स्थान है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका के साथ उसकी स्वतंत्रता का भी प्रयास किया गया है। इसलिए न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया है, ताकि सरकार और संसद के सदस्य न्यायपालिका पर अनावश्यक दबाव न डाल सकें। अन्य स्वतंत्र अभिकरणों की स्थापना। स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ साथ भारत में अन्य स्वतंत्र अभिकरणों की स्थापना भी की गई है, ताकि देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके। देश में निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके, इसके लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भी सरकार के नियंत्रण से मुक्त रखा गया है। इसके अतिरिक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों को भी नौकरी से सुरक्षा प्रदान की गई है, ताकि वे निर्भीक होकर निष्पक्ष रूप से अपना कार्य कर सकें। न्यायिक पुनरावलोकन। संविधान द्वारा न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक बनाया गया है, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों को यह शक्ति दी गई है कि वे राज्य के किसी चुनौती दिए गए कानून या आदेश की समीक्षा करें। यदि वह संविधान के अनुसार नहीं है तो उसे अवैध घोषित कर दें। इस प्रक्रिया को संवैधानिक भाषा में न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है, परंतु इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही अंतिम माना जाता है। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। भारत में न तो ब्रिटेन की तरह संसदीय संप्रभुता की स्थापना की गई है, न ही अमेरिका की तरह न्यायिक सर्वोच्चता की। भारत में मध्यम मार्ग अपनाते हुए दोनों का समन्वय किया गया है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को जो संविधान के विरुद्ध हो अवैध घोषित कर सकता है। वहीं संसद को भी संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन का अधिकार प्राप्त है। मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। यह व्यक्ति को प्रदान किए गए ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं और जिनका राज्य द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। यदि किसी व्यक्ति को उसके अधिकार से वंचित करने का प्रयास किया जाता है तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, परंतु संविधान द्वारा किसी व्यक्ति को असीमित अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर सामाजिक हित में उसके अधिकार को सीमित किया जा सकता है। इस प्रकार हमारे संविधान में व्यक्ति के अधिकारों और समाज के हित के बीच एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य नीति के निर्देशक तत्व को सम्मिलित किया है। इस सिद्धांत के माध्यम से संविधान निर्माताओं द्वारा राज्य के समक्ष ऐसे आदर्श रखे गए हैं जिसमें राज्य में रहने वाले अधिकांश लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिल सके। यद्यपि राज्य द्वारा इन सिद्धांतों का पालन नहीं किए जाने पर इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, फिर भी इन तत्वों से देश में शासन के लिए मार्गदर्शन की आशा की जा सकती है। मौलिक कर्तव्य। इस सिद्धांत के माध्यम से संविधान निर्माताओं द्वारा राज्य के समक्ष ऐसे आदर्श रखे गए हैं जिससे राज्य में रहने वाले अधिकांश लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिल सके। संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में भाग 4A बनाया गया और अनुच्छेद 51A के तहत 10 कर्तव्य, जो कि अब 11 हो चुके हैं, शामिल किए गए। यह प्रावधान नागरिकों को इस बात की याद दिलाता है कि अधिकारों का उपयोग करने के साथ उन्हें अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना चाहिए। नागरिकों के कर्तव्य के प्रति सम्मान के बिना अधिकारों का कोई अर्थ नहीं है।
सार्वभौम वयस्क मताधिकार। संविधान निर्माताओं द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार की पद्धति को अपनाने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक नागरिक को जाति, धर्म, वंश, लिंग, साक्षरता आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना मतदान का अधिकार प्राप्त है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार सामाजिक असमानताओं को दूर करता है और सभी नागरिकों के लिए राजनीतिक समानता के सिद्धांत को बनाए रखता है। आपातकाल के प्रावधान। देश की संप्रभुता, सुरक्षा, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए तथा किसी भी असाधारण स्थिति से निपटने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को कुछ आपातकालीन अधिकार दिए गए हैं। आपातकाल की स्थिति में राज्य पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन आ जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर देश के कुछ हिस्सों या पूरे देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। अल्पसंख्यकों एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान। भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों का विशेष ध्यान रखते हुए उनके धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक हितों को संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए नागरिकों की सेवाओं, विधानसभाओं तथा अन्य क्षेत्रों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ताकि वे अपनी स्थिति को ऊंचा उठा सकें। भारत प्रारंभ से ही विश्व शांति और बंधुत्व के आदर्शों पर चलने वाला रहा है। हमारे संविधान निर्माता भी इस आदर्श के प्रति सचेत थे, इसलिए उन्होंने कहा कि भारत सदैव विश्व शांति का समर्थन करेगा और विश्व शांति को बनाए रखने का हर संभव प्रयास भी करता रहेगा। इस प्रकार भारत का संविधान अनेक दृष्टि से अनूठा है। भारत का संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक दस्तावेज होने के बावजूद भी असफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, क्योंकि जहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक देशों के संविधान संकटों का सामना करने में अक्षम रहे और धाराशायी हो गए या लुप्त हो गए, वहीं भारत का संविधान अनेक संकटों का सामना करते हुए सफलतापूर्वक बना हुआ है, जो इसकी सक्रियता, लचीलेपन और समृद्धि का प्रमाण है। तो ये थी भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।